अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नॉर्मली जब कमेंट्स में अच्छी बुरी दरमियानी किसी तरह की भी कोई बात की जाए तो वो मैंने एक रूटीन में रखा हुआ है कि वो लाइक का एक दिल सा बना देते हैं, जो भी उनके पास इमोजी अवेलेबल है, या आप उसको जस्ट प्रेस करें तो वो होता है कि ठीक है, आपने पढ़ भी लिया, आपको अच्छा लगा या ना लगा वो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट रजिस्टर हो जाता है उससे। उससे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि वो कमेंट्स बॉक्स जो है वो बेसिकली ऑडियंस की मलकियत है बुनियादी तौर पर। मेरा काम तो वही होता है ना कि जब बात जो मेरे जहन में आई, जिसको मैंने समझा कि ये करने वाली है, वो मैंने कर दी। उसके बाद उस की हुई बात के ऊपर आप क्या कहते हैं और कहने वालों में कितने तबकात हैं, कितनी अक़साम हैं, वो नेचुरली डिफरेंट है। उसमें इतना ज़्यादा अमल दखल कोई नहीं होता। उसमें गालियाँ भी हैं, उसमें पसंदीदगी भी है, उसमें खाम-खा के मशवरे भी हैं, उसमें बाज़ इर्रेलेवेंट किस्म की तायीद भी है और बाज़ दूर अज़कार किस्म की तरदीद भी होती है। लेकिन उसमें बहरहाल उसमें से गो थ्रू होना है, पढ़ना है, देखना है, तो पता चलता रहता है साथ साथ के कहाँ कहाँ क्या क्या असरात और क्या क्या उसके ऑडियंस में से उनकी सोच क्या है। क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं तो मैं तो जब बोलता हूँ तो आप तो मेरे सोच को समझ सकते ही हैं, तो जब आप भी कुछ लिखते हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा ही ना कि आपके अल्फाज हैं। आखिर वो अल्फाज अपना एक सोर्स रखते हैं आपके सीने में भी, आपके दिल में भी, अब दिमाग में भी, तो वो वहाँ तक मुझे भी रसाई होती है नॉर्मली। ज़्यादातर तरीका यही है कि चलें, जो उसने किया उसने उसे सिला दे मौला, मुझे सब्र की जज़ा दे वाला रवैया, या ये कि जो मैंने कहा वो मेरा इबलाग था, जो आपने समझा वो आपका इबलाग है। तो इसके तहत बस फिर बात आई गई ही हो जाती है। लेकिन आज मैं एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई संजीदा बात और वाक़तन ऐसे सीरियस उसमें या इल्ज़ाम या हजवे मली या फिर आपका बाज़ ऐसी बातों की तरफ इशारा करना मकसूद होता है उन्हीं कमेंट्स में कि जिनको एटलीस्ट मैंने आज समझा कि मैं इस पे बात करूँ। एक साहब हमारे देखने वालों में से हैं, मुनीर मलिक साहब। गुफ्तगू से लगता है कि यूरोप वगैरह में, इंग्लैंड में ही रहते होंगे, बात मेरी नहीं है, लेकिन पहले भी उन्होंने कमेंट किया और फरमाया कि अच्छा जी भट्टी साहब, आप अहमदियों की तादाद बता दें ज़रा, आपके कितने लोग हैं आप। मैंने ज़ाहिर है उससे सरफ़ नज़र इसलिए किया कि मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल मुनीर मलिक साहब पहले नहीं है, बल्कि जब भुट्टो ने नॉन मुस्लिम करार देने वाला डोल डाला था तो उस वक्त उसने अपने एक कमिश्नर को, इमाम जमात अहमदिया जो उस वक्त थे मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, उनके पास भेजा और ये कह के कि ज़रा उनसे गुफ्तगू करके तो सुन गिन लेके और असेस करके आओ कि इनकी तादाद कितनी है। तो ये वाक़या एज़ सच मैंने तारीख़ अहमदियत में कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये इतनी दफ़ा सुना हुआ है, इतने लोगों से सुना हुआ है और बहुत सी चीज़ें सीना गज़र चलती हैं और उन रिवायात की अगर तरदीद मुनासिब हो तो बल्कि वो दरायत बताती है कि ये खलीफतुल मसीह सालिस का जुमला हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसने भी इसी तरह के, बाय द वे मिर्ज़ा साहब आपकी तादाद कितनी है पाकिस्तान में? तो हज़रत साहब ने उसे कहा कि जिसने तुम्हें भेजा है उसको जाके कहना कि अहमदियों की तादाद का तयन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ हैं जो 100% अहमदी हैं, कुछ हैं जो 70% हैं, 80% हैं, अपने अपने दर्जात और मदारिज हैं और अपने अपना लेवल ऑफ कमिटमेंट है और अटैचमेंट है, और फिर अपनी इंसान की जो अमली और अखलाकी हालतें हैं। तो इन सारों को सामने रखते हुए हम हर अहमदी को एक दर्जे पे काउंट करके तो उसको वो नहीं कह सकते कि ये थैली में डाल के आपके सामने पेश कर दें। अभी उस कमिश्नर को उन्होंने कहा कि अभी तुमने मुझे ये कहा कि तुम मुझे मुसलमान समझते हो, काफिर नहीं समझते हो, तो आप भी 5-10% अहमदी हैं। बात यह है कि एक तो यानी उस वक्त जिस तरह की खेल खेले जा रहे थे
उसमें जो मुनासिब जवाब था वो यही था। इन साहब ने फिर उस दिन मुझसे पूछा, अच्छा तादाद में तयन क्या करना है? अगर तो ये है कि अगर हमारी तादाद बिलफर्ज 7 अरब अगर दुनिया की आबादी है और उसमें अगर 1 अरब या 5 अरब हम हैं, उस सूरत में क्या हमारे अकायद बदल जाएंगे उस तादाद के बदलने से? या आज आपके पूछने और मेरे बताने के तयन से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया की जो तालीमात किताबी शक्ल में छप चुकी हैं उनमें कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं। तो पहला सवाल तो आपसे बनता है कि इंसान की जो वो बंदा बात कर रहा है उसको तोलने के लिए उन अफराद की तादाद क्यों ज़रूरी है? यानी अगर 5 लाख 5 करोड़ आदमी बोल रहा है तो फिर वो बात वेटेज रखती है, फिर उस इंसानी हक की वायोलेशन की जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर उस 5 करोड़ के या 50 करोड़ के ग्रोह को जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए, फिर उसके लिए आप कूद के आएंगे, क्योंकि इसका हमारे इल्मुल कलाम और हमारे अकायद से क्या ताल्लुक़ है, जिस वजह से मैंने उस वक्त आपकी बात का जवाब नहीं दिया था। ये नहीं होता कि हमें आपको जुमले कसने आते हैं और हमें आपकी जो उन जुमलों के जो सोर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास इस्तिताअत नहीं है। इस्लामाबाद में इसी माइंडसेट से, क्योंकि ये आप बांटते हैं, खिचड़ी पका के फिर वो तकसीम होती है, फिर वो उसके तहत अपनी तरफ से वो सवालात आप बना के, एतराज़ात बना के उससे आप मुंह बंद करते हैं या उनको जो है अपनी तरफ से लाजवाब करते हैं मिलने वाले अहमदियों को, वास्ता पढ़ने वाले अहमदियों को। लेकिन आप ही में से शरीफुन नफ्स तबका जानता है कि तादाद का, यानी अगर 2 आदमी उठ के ये कह दें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जड़ काटनी है या इस्लाम की बेखनी करनी है या खुदा ताला और अंबिया के वजूदों पर बकवास करनी शुरू कर दें या इस तरह की तशकीक को आम करना शुरू कर दें, और वही लोग जो हैं वो 2 अरब भी हो जाएं, तो देखना तो यह है कि वो उनका क्लेम क्या है, वो बात क्या कर रहे हैं। आपको ज़रूर आप तादाद की तरफ आएँ। अगर हम जब कोई ना कोई कंसेंसस होता है ना, एक घर के अफराद भी सामने पता होता है कि हम घर के कितने लोग हैं, फिर उस इदारे को भी पता होता है कि हमारे पास हमारे पे रोल पे कितने हैं, हमारे वॉलंटियर्स कितने हैं, फिर उस सिस्टम को भी पता है कि किस किस तरह की लिस्टें मुरतब हो रही हैं, और फिर आप उस गवर्नमेंट को जो पिछले 50 साल से मछली बनी हुई है उसको भी पता है कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अर्ज़ करने लगा था ना कि मेरा एक दोस्त है वहाँ इस्लामाबाद में मुस्लिम सहाफ़ी था, तो वो यही तादाद के कि कहते हैं कि ये इतने हैं, चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं है, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। तो मैंने उस दिन कहा कि इधर आज मैं तेन तादाद का एक इंडिकेटर दिखा देना। तो उस वक्त F7 में अहमदिया मस्जिद में जो जुमा होता था उसी तरह मैं कि आज मैं भी जुमा छोड़ता हूँ और तुम भी इधर आओ। तो हम उसके बिल्कुल सामने सिविल जंक्शन वाला रेस्टोरेंट है, उसके साथ पार्क है, तो वो अगर आप वहाँ पर कुर्सियाँ रख के बैठे हों तो वो जो मस्जिद का इस तरह सहन और उसकी वो चूँकि साइड पे भी शीशे की खिड़कियाँ हैं और नज़र आता है सारी कार्रवाई, पता चल रहा होता है कि क्या कितनी सफ़े हैं, कितने लोग हैं फ़लाँ। तो मैंने कहा इधर बैठ जाओ और सफ़े जो हैं पहली सफ़ उधर से बंदे उनके काउंट कर लो और फिर इस तरह काउंट कर लो कि ये सफ़ें कितनी हैं, क्योंकि सहन के ऊपर पहले हमने वो बनाया हुआ था शेड से बना के, लेकिन उसके बाद फिर एक्सटेंशन, फिर धूप में भी लोग नमाज़ पढ़ रहे होते थे, गर्मियों के दिन थे, शदीद धूप में भी। तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि ये एक तरफ से लेके दूसरे सिरे तक 100 आदमियों वाली तो कम से कम सफ़ नज़र आ रही है, 100 से ज़्यादा की सफ़ है जो उसने काउंट भी की है। और उसके बाद ये सफ़ें जो हैं वो इस तरह भी आप गिन रहे हो तो वो भी आपकी 50 सफ़ें बन रही हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितने लोग बन गए। मतलब 100 आदमी खड़ा है और 50 सफ़ें अगर बन रही हों तो कितने लोग बन जाते हैं। फिर ऊपर ख़वातीन भी हैं, फिर बच्चे भी हैं, फिर घर के सारे अफराद उठ के जुमा पढ़ने भी नहीं आ गए, सारे के सारे इस्लामाबाद में भी नहीं होंगे।
और इसी तरह का एक जुमा जो है वो रावलपिंडी में भी हो रहा है, मरी रोड वाली मस्जिद में। इसी तरह का जुमा जो है वो बैतुल अता में भी हो रहा है। इसी तरह का जुमा जो है वो पिंड बेगवाल में भी हो रहा है। और अल्लाह हाज़िल क्यास अभी सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे होते। और फिर वही बात, तो मैंने कहा इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये तादाद जो है ना, जितनी आपको बता के भेजा है या जितनी आपको चूरन के तौर पर बताई जाती है, वो तो आप पिंडी इस्लामाबाद से पूरी कर लो। इसलिए तादाद का उन मानों में इशू नहीं होता। रहा सवाल मैंने क्यों इनकी बात को पुटअप किया है कि मुझे कहते हैं भट्टी साहब स्टिल वेटिंग फॉर योर प्रॉमिस। हालांकि मेरा कोई तादाद के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं था, मैं कंसेंसस जारी करने वाला होता कौन हूँ। मेरा इशू मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मेरा कुकड़ लड़ाने वाला कोई एजेंडा या वो नहीं होता। मेरी गुफ्तगू का मतलब ये है कि मैं एक चीज़ को देखते हुए ख़ुद बड़ा हुआ हूँ और मैं एज ए अहमदी देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने ज़िंदगी हमारे चेहरे दमे सुबह देखते आकर कि हमने रात नहीं ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं अपनी फीलिंग्स, अपना अंडरस्टैंडिंग को लाउड थिंकिंग के तौर पर बयान भी करता हूँ, उसको क्रॉस मैच भी करता हूँ, उसके साथ मिलती जुलती कंट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग सिचुएशंस को उसके साथ बात करता हूँ। और सिर्फ अहमदियत के हवाले से नहीं, जो दुनिया में से जो बात भी सामने आएगी वो मैं उस पर मेरा जहन मानेगा, मैं बात करूँगा। तो इन्होंने उस पर एक फब्ती कसी है मलिक साहब ने कि क्या आप अभी तक डाटा ही इकट्ठा नहीं कंपाइल नहीं कर सके या कि आपको परमिशन नहीं ग्रांट हुई। ये वो तर्ज़ फ़िक्र है, ये वो अंदाज़ है कि जी सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं फ़लाँ बात पे। भाई सवाल ये है कि पहले तो एक काम खालिसतन जमात अहमदिया के अपने मरकज़ी निज़ाम और उनके सिस्टम ने करना है, उसका अफराद जमात में से एक उठ के जो है वो अपने बयानात जारी करता फिरे तो इसकी तुक क्या बनती है। और जो उनमें से अपॉइंटेड होगा, जो तर्जमान जमात अहमदिया होगा, जमात अहमदिया अपने पॉलिसी मैटर्स को खुद देखती है ना। किसी भी सिस्टम ने अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली के फ़ैसले खुद करने हैं या आपसे पूछ के करने हैं। तो वो तो दुनिया में भी कोई आदमी जो है वो मादर पिदर आज़ाद और शुतरे पे मुहार की तरह आप उसी का किया धरा भुगत रहे हैं ना। कि एक वक्त में जब भी कोई सिचुएशन आती है तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के जितने मेंबरान हैं उन सारों की अपनी अपनी ओपिनियन है और तर्जमान गवर्नमेंट का हर कोई तर्जमान ही बना होता है। तो ये सिचुएशन आप अपने घर में, अपने बड़े पैराडाइम में, अपने सिस्टम में भुगत रहे हैं और आप असल में उसके परवुर्दा भी हैं। तो जब आप उसके परवुर्दा हैं और हम उसके बद असरात और उसके नताइज जो हैं वो ख़ुद देख रहे हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत क्या है कि हम राह चलते उन इश्यूज़ में टांग अड़ाते फिरें जिनके साथ हमारा ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ कोई नहीं। सवाल तो ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि ये इंसानी हक़ है या नहीं है, ये इंसान का आइनी हक़ है या नहीं है, उसका जमात अहमदिया के अफराद की तादाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ एक उसूल से है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी बात आती है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया की तालीमात और उन तालीमात के ज़रिए इस्टेब्लिश होने वाले अहमदियों के अकायद पे तो बात हो सकती है। उस पे आप वो करने को आप तैयार नहीं हैं। फिर इसके बाद मैं तो खैर जवाब नहीं दिया था, लेकिन करीम महमूद साहब ने उनको जवाब दिया कि नंबर ऑफ़ अहमदीज़ जो है वो एक तो मैटर नहीं करता और ये कि पाकिस्तान में आप ये आज़ादियाँ दे दें तो उसके बाद देखें कि नंबर क्या है। और हकीकत भी यही है कि मतलब अगर जब आपने आखिरी जलसा 1983 में जो हुआ था उसकी जो खाने की हाज़िरी के आदाद व शुमार थे वो उस वक्त 2 लाख के अराउंड थे। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बीबीसी कहता है 1,70,000। यही मेरा ख्याल में इनका इसी की तरफ इशारा था कि 2 हफ्ते पहले मैंने वो जो बीबीसी पे एक आर्टिकल छपा था जिसमें 1,70,000 अहमदियों की तादाद के हवाले से बात करके फिर वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी और वो तजिया एक पूरे आर्टिकल और स्टोरी की सूरत में दिया गया था। तो मैंने कहा था कि हाँ उस पर बात करेंगे। तो यकीनन मैं करता तो मैंने ये नहीं कहा था कि जनाब मैं लिस्टें बना रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है।
बाई प्रोडक्ट के तौर पर, पासिंग रिमार्क के तौर पर बाज़ दफ़ा आदाद शुमार का जिक्र आ जाता है, लेकिन मैं अपने तौर पर जो मैं अपने फ़हम और इदराक और अंडरस्टैंडिंग की लाउड थिंकिंग करता हूँ, अक्सर व बेशतर वो लाउड थिंकिंग बाकी जिस तरह के लोग भी सोच रहे हैं उनके साथ मैच कर जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है। उसी की बुनियाद पे लोग हम सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। वो एक इशू पे नहीं है। कल मैंने वो जॉन एलिया के 3 शेर सुनाए थे, वो हमारे अहमदिया इल्मुल कलाम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इंसान मतलब एक पूरी जो उसके अंदर सोच और शऊर की हांडी पकती है तो वो एक पूरी रेसिपी से होकर गुजरती है। उसमें हर पानी भी है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं और उसमें आपका अंदाज भी है। बहरहाल आखिर पे जो इन्होंने एक बात कही कि कहते हैं वो करीम महमूद साहब को एड्रेस करके कि आई जस्ट आस्क्ड कितने आदमी थे और यू टोल्ड होल शोले फिल्म स्टोरी। इस वजह से मैंने आज आपकी इस बात को एड्रेस करना ज़रूरी समझा है अपना मुनीर मलिक साहब, कि जिन चीज़ों को आप फिल्में समझ रहे हैं और फिल्मी स्टोरी समझ रहे हैं, हम उसे फिल्म और शोले नहीं समझ रहे। हमारे नज़दीक ये इस ज़माने की बहुत बड़ी हकीकत है और आप इसको एक स्टोरी और कहानी और अफसाने और फिल्म के स्क्रिप्ट के तौर पर हैंडल करते आ रहे हैं और इसको इस तरह टैकल करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हुजूर ये सारा सिलसिला अगर तो ये फिल्म का स्क्रिप्ट है तो मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि फिर हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर ये मिनहाज नबूवत के ऊपर इस ज़माने की वो सदाकत है जिसकी तारीख़ मालूम इंसानी हिस्ट्री में 6500 साल पीछे जा रही है और जिसमें 1,24,000 दफ़ा खुदा ताला ने इंसानों के ज़रिए इंसानों ही को मामूर करके इंसानों ही की बेहतरी के लिए अपने मामूरीन के ज़रिए अपनी रेट को और अपनी इंटरवेंशन को दुनिया में इस्टेब्लिश किया है। अहमदियत अगर वही नहीं है तो फिर हमारे नज़दीक इनकी तादाद का कोई मतलब है अहमदियों की, ना उनके अखलाक, ना उनके रख रखाव, ना उनकी सोशल फुटिंग, सब चीज़ें बेमानी हैं। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत पहले ये चीज़ बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन हमारा इशू ये है कि हमारे लिए ये इंडियन फिल्म की स्टोरी और फिल्म शोले और गब्बर सिंह की बातें नहीं हैं। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले और अल्लाह ताला की इस ज़माने की तकदीर है। इसीलिए बाज़ दफ़ा मैं प्रोग्राम की नोयत और तरह की होती है, लेकिन फिर वो बहुत से लोगों के हलक में वो फंसने लगती हैं बातें जब डायरेक्ट बानी जमात अहमदिया की तहरीरात में से पेश किया जाए। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं कि हम क्यों वहाँ बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कि हम किस लिए यहाँ, मतलब आप लोगों की कोई सी भी दानिशवराना और एनलाइटन करने वाले जो सवालात हैं वो हमारे पाँव क्यों नहीं उखाड़ सकते, उसकी बुनियाद सिर्फ ये 4 लाइनों का एक पैराग्राफ है, मुख्तसर सी तहरीर। ये मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है, ये मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीर है। आप फरमाते हैं, मैं बड़े दावा और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ। मैं बड़े दावा और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ और खुदा ताला के फ़ज़ल से इस मैदान में मेरी ही फ़तह है और जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ तमाम दुनिया अपनी सच्चाई के तहते अक़दाम देखता हूँ। जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ तमाम दुनिया अपनी सच्चाई के तहते अक़दाम देखता हूँ और करीब है कि मैं एक अज़ीमुश्शान फ़तह पाऊँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान की तायीद में एक और ज़ुबान बोल रही है और मेरे हाथ की तक़वियत के लिए एक और हाथ चल रहा है जिसको दुनिया नहीं देखती मगर मैं देख रहा हूँ। मेरे अंदर
एक आसमानी रूह बोल रही है जो मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ और हर्फ हर्फ को ज़िंदगी बख्शती है। अज़ालाए ओहाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 403। और 2 लाइनों में फरमाते हैं आगे कि मैं ख़ास तौर पर खुदा ताला की एजाज़ नुमाई को, यानी उसके मोजज़े दिखाने को, इंशा परदाजी के वक्त भी अपनी निस्बत देखता हूँ, क्योंकि जब मैं अरबी या उर्दू में कोई इबारत लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि कोई अंदर से मुझे तालीम दे रहा है। नुज़ूलुल मसीह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 434। बात यह है कि मैं बड़े दावे और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ और खुदा ताला के फ़ज़ल से इस मैदान में मेरी ही फ़तह है। और जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ, तमाम दुनिया को अपनी सच्चाई के ताहते अक़दाम देखता हूँ। ये फ़िक्रा है जिस पे हम ईमान ला चुके हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक झूठे को इतनी तहद्दी से बात करने की तौफीक नहीं होती। और आज नहीं, उन्हीं के ज़माने से फरमाते हैं आजमाइश के लिए कोई ना आया हर चंद, हर मुखालिफ को मुकाबिल पे बुलाया हमने। हम अपनी उस तहद्दी को जो आसमान से हमें अता हुई है इस ज़माने के मामूर के ज़रिए, हम उस तहद्दी का पहरा दे रहे हैं। हम उस वसूक और उस यकीन और उस एतमाद के इर्द गिर्द खड़े हैं और हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। उसके लिए आपने जब बात करनी है तो इस पे आके बात करें कि किस चीज़ की कौन सी सच्चाई है जिसके ताहते अक़दाम देखते हैं वो। मैं दुनिया को अपनी सच्चाई के ताहते अक़दाम देखता हूँ, ये जुमला है, हम इसको पकड़ के बैठे हैं। ये जुमला है जो सिवाय उसके कि जब तक खुदा ताला किसी की पुष्ट पे ना खड़ा हो, ये जुमला मुझे निकाल के दिखाएं। आप तहरीरों में बात करें, आप तर्ज़ कलाम में और आप इल्मुल कलाम की डोमेन में बात करें, इसीलिए कि जब आपके अहले इल्म माजी में इन चीज़ों को पढ़ चुके थे तो अबुल कलाम आज़ाद जैसे साहिब तर्ज और अब तक के ऑल टाइम बड़े राइटर जो हैं वो यही कह रहे थे कि इनकलाब ज़माना के तार उसकी उंगलियों से उलझे हुए थे। तो अब उस इनकलाब ज़माना को हम अपने डे टू डे नस्लों के ज़रिए और अपने फ़ैसलों के ज़रिए और अपनी लीडरशिप और अपने अंदर जारी खिलाफत के इनाम की सूरत में मुस्तकिल पनपता और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो उसके बाद आप बताइए कि ये जो फब्तियाँ हैं कि परमिशन नहीं मिली, परमिशन तो तब मिलती है अगर मैं उनके स्टाफ में तर्जुमान होता। तो मैं ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ और आपको मेरी ज़ाती हैसियत को जमाती बनाने में इतनी दिलचस्पी है कि आपने तफसील से वो पूरा थ्रेड आगे बढ़ा हुआ है। तो हज़रत बात यह है कि मैं इन तहरीरों से तो आप लोगों का दम घुटने लगता है। सलीम कौसर की 2-4 लाइनों के बाद इजाज़त लेता हूँ कि तुम्हारे साथ चलने पर जो दिल राज़ी नहीं होता, तुम्हारे साथ चलने पर जो दिल राज़ी नहीं होता, बहुत पहले हम अपना रास्ता तब्दील कर लेते। अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, मरज़ बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। और तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते और हमेशा की तरह हम बोल उठे, वरना अब के भी गवाही देने वाले वाक़या तब्दील कर लेते। ये है हज़रत इशू कि हमेशा की तरह हम बोल उठे, वरना अब के भी गवाही देने वाले वाक़या तब्दील कर लेते। तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले करते रहें। और आखिर वो 2 जुमले तो मैंने आपको सुनाई दिए हैं कि मैं बड़े दावा और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं खुदा के फजल से सच पर हूँ और इस मैदान में मेरी ही फतह है। अब अगर उस यकीन को खुदा ताला ने मज़ीद आने वाले ज़मानों तक, क़यामत तक उसकी लाज रखनी है,
तो हम उस यकीन के पास खड़े हुए हैं और हम इस यकीन को आपकी तशकीक के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते। ये हज़रत बात है। तादाद आप मुख्तलिफ सेंसस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ रब्ता कर लें और वहाँ से ढूंढ लें, मुरतब कर लें। आपने जिनके बेखुनी करनी है, जिनको आपने ख़ुद लिखा कि मैंने आर्टिकल लिखा था कि कादियानी मगर पाकिस्तानी, सवाल ये है कि आपने काफ़िया तो मिला लिया, लेकिन इतना तो ख्याल फरमाते कि भाई अहमदी मगर पाकिस्तानी कहें, क्योंकि हमारा नाम वो है जो हम कहते हैं, हमारा नाम वो नहीं है जो आप कहते हैं। बैने ही हमारे अकायद वो हैं जो हम दावा रखते हैं, हमारे अकायद वो नहीं है जो आप हमारे मुंह में डालते हैं। और आखिरी बात, हमारी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को डिसाइड हमने करना है। हम रिस्पॉन्सिव डिप्लोमेसी के तहत आपके रद्द अमल की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम प्रोएक्टिवली अपने अमल की ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।